पार्ट 33 की स्टार्टिंग होती है और यूहान मैंगजी और मॉम को बताता है जब गूक्यान और चुन माउंटेन गए थे तब चुन का वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो अभी कोमा में है। और ये सुन मैंगजी हैरान हो जाती है और यूहान को गूक्यान का ख्याल रखने को बोलती है और यूहान हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। और इधर हम गूक्यान को देखते हैं जो कि बहुत ही अपसेट होकर बैठी हुई थी और उसने चुन के साथ बिताए हुए सारे मेमोरी याद आ रही थी। और अब गूक्यान पहुँच जाती है चुन के रेस्टोरेंट जहाँ वो चुन को फील करके बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और अब गूक्यान चुन का एक वीडियो देखती है जिसमें वो बोल रहा था, गूक्यान तुम्हें पता है जब से मैंने नोटिस किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तब से लोगों को लगने लगा मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। तुमने मेरे डैड को बचाया अपने आप को चोट पहुँचा के और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए हेल्दी लंच बनाया करता था पूरे दिल से कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और तुम्हें पता है जब तुम मुझे वैल्यू नहीं देती थी तब मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर तुमको कैसे पता होगा बिकॉज तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा से एक ही इंसान रहता था और वो इंसान मैं नहीं हूँ। और ये सुन गूक्यान बहुत रोने लगती है और उसे चुन के साथ बिताए हुए स्टार्टिंग से सारी मेमोरी याद आने लगती है, कैसे वो लोग पहली बार मिले थे, कैसे चुन उसके प्यार में पड़ा और गूक्यान ने उसका दिल तोड़ दिया। और जब गूक्यान का दिल टूटा तो उस वक्त सिर्फ चुन उसके साथ था। मान के चलो तो चुन हर एक मुश्किल के वक्त गूक्यान के साथ था और इतनी बार दिल टूटने के बावजूद भी चुन ने गिव अप नहीं किया। और ये सारी बातें याद कर गूक्यान बोलती है, चुन मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और दूर से यूहान और लियाओले गूक्यान को रोता हुआ देखते हैं और लियाओले गूक्यान के पास जाना चाहता था मगर यूहान उसे गूक्यान को इस वक्त अकेला छोड़ने को बोलता है। और इधर जियान एक अजीब सी लड़की का गेटअप कर मिस्टर जून के पास आता है और मिस्टर जून उसका ये ड्रेसअप देखकर डर जाते हैं और उसे एक साइड लाकर बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो जियान बोलता है, आपने बोला था ना हम लोग का मिलना भी ठीक नहीं है इसलिए मैंने ये गेटअप कर लिया, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर जून बोलते हैं, ठीक है अब बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो जियान बोलता है, वो क्या है ना जब से इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट को बंद किया है तब से मैं जॉबलेस हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें जॉब ढूंढने के लिए। तो मिस्टर जून बोलते हैं, क्या तुमने सारा एविडेंस जलाया? और एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो जियान बोलता है, मैंने सारे एविडेंस जला दिए हैं और मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ भी नहीं बताऊंगा। और ये सुन मिस्टर जून उसे पैसे देने लगते हैं मगर जियान वो पैसे लेने से मना कर देता है बिकॉज उसे जॉब चाहिए थी ना कि पैसे। बट मिस्टर जून से ये बोल चले जाते हैं कि जैसा तुम्हारा बैकग्राउंड है ना उसे तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और इधर यूहान गूक्यान को बोल रहा था, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत स्ट्रेस में हो बिकॉज तुम्हें 3 पेशेंट के हेल्थ का प्रेशर है, मगर तुम्हारे दोस्त होने के नाते उम्मीद रखता हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। और मैं जानता हूँ जब चुन उठेगा तो वो यही चाहेगा कि तुम हेल्थी रहो। तो गूक्यान बोलती है, मुझे चेयर अप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, वैसे भी ये ज़रूरी था बिकॉज अभी तो मुझे और परेशानी देखनी है। तो यूहान बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे हाई चांसेस है इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट में जीतने के। तो गूक्यान बोलती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज जो ये सब के पीछे मास्टरमाइंड था उसे पनिशमेंट ही नहीं मिली तो फ़ायदा क्या, इसलिए मैं अगेन स्टील बार के केस को ओपन करूँगी और उस मास्टरमाइंड को पनिशमेंट दिलवा के ही रहूँगी। और अब गूक्यान अपने घर आती है जियान को ढूंढते हुए मगर उसे जियान नहीं मिलता तो वो उसके रूम की तलाशी लेने लगती है बिकॉज उसे भी पता था जियान स्टील बार के केस में इन्वॉल्व है तो पक्का उसके पास कोई ना कोई क्लू तो ज़रूर मिलेगा। और बहुत ज़्यादा खोजने के बाद एट दी एंड गू को तकिए के कवर के अंदर वो बार्स के फाइल मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सॉलिड एविडेंस थे और उस टोकन से साबित हो रहा था कि सारे स्टील बार्स दूसरे फैक्ट्री से लाए गए हैं, वो भी रात के टाइम में। और अब जियान घर आता है जहां गूक्यान उसके आने की आहट सुनते ही सारे टोकन अगेन उसकी जगह में रख देती है। और फिर गूक्यान जब जियान का ये अजीब सा लुक देखती है तो वो डर सी जाती है और जियान उसे बताता है वो जॉब ढूंढ रहा है इसलिए वो इन दिनों काफ़ी बिजी है। तो गूक्यान बोलती है, मगर तुम तो रन की कंपनी में काम करते थे ना, तो अब तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? तो जियान बोलता है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ इसलिए रन की कंपनी मुझ जैसे लोग के लिए नहीं है और यही वजह है कि मैंने रन की कंपनी से क्विट कर लिया। तो गूक्यान बोलती है कि तुम सच क्यों नहीं बता देते वो स्टील बार्स के केस को लेकर। और ये सुनते ही जियान काफ़ी डर सा जाता है और झूठ बोलने की कोशिश में लग जाता है बट गूक्यान बोलती है,
तुम मिस्टर जून के साथ शामिल थे स्टील बार्स के केस में। तुम और मिस्टर जुई दोनों मिलकर अलग अलग शिफ्ट में मिस्टर जून की मदद कर रहे थे। मेरे पास प्रूफ भी है, इसलिए झूठ मत बोलना। और तुम मेरे अपने कज़न हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे रिपोर्ट करने से पहले तुम खुद ही सरेंडर कर दो। और तुम्हें भी पता है सरकार भी इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सोच लो तुम्हें करना क्या है, बिकॉज इस बार मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली। और प्रूफ का नाम सुन जियान हो जाता है हैरान और परेशान, बिकॉज उसे समझ आ गया था गूक्यान के हाथ वो टोकन्स लग चुके थे। और अब रात में जियान कहीं जाने के लिए निकलता है, जहाँ गूक्यान भी चिपके से उसका पीछा कर रही थी। और जियान मिस्टर जून को कॉल कर बुरी खबर देता है कि गूक्यान को सारी बातें पता चल गई है और उसके पास प्रूफ भी है और वो जल्द ही उन लोग को लेकर रिपोर्ट करने वाली है। मिस्टर जून बोलते हैं तुमने टोकन्स नहीं जलाए थे, तो जियान बोलता है मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने टोकन्स को जलाया नहीं था बल्कि छिपा दिया था, इसलिए तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन एरिया जा रहा हूँ सारे एविडेंस को जलाने के लिए। और ये सारी बातें सुन मिस्टर जून बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और वो मैनेजर को कॉल कर बोलते हैं गूक्यान अभी कंस्ट्रक्शन एरिया आएगी स्टील बार्स के टोकन्स को लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे रोकना है, और अगर उसके हाथ टोकन्स लग गए तो हम सब फंस जाएंगे। और ये सुनकर मैनेजर मान जाते हैं गूक्यान को रोकने के लिए। और अब गूक्यान और जियान दोनों कंस्ट्रक्शन एरिया पहुंचते हैं, जहां जियान फावड़ा लेकर एक जगह आता है और वहाँ खुदाई करने लगता है, बिकॉज वहीं पे उसने बाकी के एविडेंस भी छिपाए थे। और इधर मिस्टर जून कंस्ट्रक्शन एरिया आने के लिए निकलते हैं और इधर जियान ने सारे एविडेंस निकाल लिए थे और वो सोच रहा था जब यहाँ पे सारे एविडेंस है तो गूक्यान के हाथ कौन सा एविडेंस लग गया है। और तभी उसके पास गूक्यान उसे वो सारा एविडेंस मांगती है, मगर जियान देने से मना कर देता है। जो देख गूक्यान उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे सुनाना शुरू कर देती है। तो जियान बोलता है हाँ मैं तुम्हारे डैड की मदद कर रहा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसे ना खाना, तब मैं तुम्हारे डैड से मिला, तब मुझे लगा हम फैमिली है तो वो मुझे कभी हार्म नहीं करेंगे, इसलिए मैं अग्री हो गया उनकी मदद करने के लिए। लेकिन देखो उन्होंने मिसेस जुई के साथ क्या किया, मुझे तो डर है कि कहीं अंकल मुझे भी ना फंसा दे। बहन मैंने अब तुम्हें सब सच बता दिया है तो प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं भगवान की कसम खाकर बोलता हूँ मैं अब कभी ये सब दोबारा नहीं करूँगा। तो गूक्यान बोलती है जाकर सरेंडर कर लो, जो भी कुछ तुमने मुझे बताया वो जाकर पुलिस को बता दो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सज़ा कम कर देंगे। तो जियान बोलता है नहीं मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मुझे जेल नहीं जाना है, अभी तो मेरी आधी जवानी रखी पड़ी है। और अब गूक्यान जियान से वो एविडेंस छीनने लगती है और इसी वक्त वो मैनेजर ट्रक लेकर इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और ये चीज़ मिस्टर जून भी देखते हैं जो कि ट्रक के सामने अपनी कार लेकर आ जाते हैं, जिस वजह से गूक्यान और जियान बच के वहाँ से भाग जाते हैं। और मिस्टर जून उस मैनेजर को थप्पड़ मार बोलते हैं वो मेरी बेटी है, तुमने उसे मारने की कोशिश भी कैसे की। और अब गूक्यान जियान का कार से पीछा कर रही थी बिकॉज वो भाग निकला था, लेकिन बीच रास्ते में जियान कहीं गायब हो जाता है। बट हम देख पाते हैं गूक्यान के पास ऑलरेडी वो एविडेंस था। और इधर मिस्टर जून सोच रहे थे मैंने अपनी कार ट्रक के सामने क्यों लाई, उसे तो मैं भी मार सकता था। और अब नेक्स्ट डे गूक्यान वो सारे टोकन ध्यान से पढ़ रही थी और वो मन में सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था इतने बड़े मसले में जियान जैसा स्टूपिड लड़का इतना काम आएगा। ये सारे टोकन से तो मैं भी प्रूफ कर सकती हूँ कि ये सब के पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जून है, लेकिन उससे पहले मुझे जियान को ढूंढना पड़ेगा। और इधर मिस्टर फू की वाइफ उनके ऑफिस आकर हंगामा कर रही थी और वो यूहान को बताती है उन्हें मिस्टर फू से डिवोर्स चाहिए बिकॉज कुछ सालों से उनकी एक मिस्ट्रेस है जिससे उन्होंने 2-4 घर दे रखा है। और ये सारी बातें सुन यूहान तो बड़ा सरप्राइज था। और इधर गूक्यान का एक बार मिस्टर जून से इनकाउंटर होता है ऑफिस में, लेकिन गूक्यान उन्हें इग्नोर कर चली जाती है। और इधर यूहान मिसेस जैंग के पास आकर मिस्टर फू की सारी अश्लीलता वाली बात बता देता है जो कि उसे मिस्टर फू की वाइफ ने ही बताया था। और यूहान चाहता था कि इस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेट हो बिकॉज मिस्टर फू ने अपने इस काम को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है और इसके लिए मिस्टर जैंग मान जाते हैं। और इधर फांग मिस्टर जून के पास उन्हें प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे बताती है कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, लेकिन मिस्टर जून को अलग ही लग रहा था ये बच्चा किसी और का होगा बिकॉज फांग सिर्फ उनके साथ तो थोड़ी रहती है। बट फांग उन्हें DNA टेस्ट
टेस्ट करवाने को बोलती है। जो सुन मिस्टर जून बोलते हैं मैं बड़ा अनलकी हो गया हूँ जब से तुमसे मिला हूँ। तो फांग बोलती है अब मैं मिस्ट्रेस बन के नहीं रहना चाहती, तो कब कर रहे हो तुम मुझसे शादी? तो मिस्टर जून बोलते हैं मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और अगर मैंने अपनी वाइफ से डिवोर्स भी लिया है तो मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं एक बिजनेस मैन हूँ जिसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, लेकिन तुम एक औरत हो जो कि सुंदर है, लेकिन तुम्हारी सुंदरता ज़िंदगी भर नहीं रहेगी ना। तुम्हें सच में लगता है मैं कभी कोई ऐसा बिजनेस करूँगा जिससे मुझे नुकसान हो? बट मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लूँगा, इतने बच्चों का तो उठा ही रहा था, तुम्हारे वाले का भी उठा ही लूँगा। और इतना बोल वो उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड फाड़ के फेंक देता है और बोलता है ये तुम्हारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, किसका उठा कर लाई हो? और तुम्हें मैं बता दूँ मैं कभी बाप नहीं बन सकता, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऑपरेशन करवा रखा था। और ये सुन फांग पागल सी हो जाती है और उसे गाली वाली सुना के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिस्टर जून उसे 10,000 रुपये का चेक देते हैं जो फांग ले भी लेती है। लेकिन मिस्टर जून बैंक में कॉल कर बोलते हैं वो जो चेक आएगा उसे एक्सेप्ट मत करना, किसी ने चेक बुक से एक चेक निकाल लिया है। और इधर हम लियाओले को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की सारी नर्स को अपना जादू दिखा रहा था, और वो एक फूल निकाल के श्याओ को देता है जिससे श्याओ खुश हो जाती है और वे अपसेट। लेकिन फिर लियाओले उसे एक हार्ट देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। और अब लियाओले एक मैजिक करके गोल्ड फिश लेकर आ जाता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। और अब श्याओ और वे इस बात में लड़ने लगती हैं कि लियाओले को वो डिज़र्व नहीं करती तो वो नहीं करती। और अब श्याओ वे को आंटी बोल कर परेशान कर देती है। और अब गूक्यान को कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है चुन उठ गया है, जो सुनते ही वो खुशी से भागते हुए उसे मिलने के लिए जाती है। और श्याओ की मॉम गूक्यान से प्रॉमिस लेती है कि अब वो चुन के साथ रहेगी और उसके साथ ही अपना फ्यूचर देखेगी। और गूक्यान भी तुरंत से वादा कर लेती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me